नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिभाषा प्रकरण। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं आवाप, निर्वाप, ढालन, भावना, जारण, मूर्छन, शोधन, मारण, अमृतीकरण, लोहितीकरण, मृतलौह, सत्वपातन, द्रुति, अपुनर्भव, निरुत्त, रेखापूर्ण और वारितर। ये जो टॉपिक्स हैं ये CCIM के सिलेबस के हिसाब से है। आइए शुरू करते हैं। आवाप, किसी भी धातु, उपधातु अथवा खनिज को तीव्र अग्नि में पिघलाकर उसके ऊपर किसी भी द्रव्य चूर्ण को छिड़कना या छोड़ना आवाप कहलाता है। सबसे पहले तो हम एक मूसा लेंगे। मूसा में हम क्या करेंगे, कोई भी एक जो धातु रहेगा उसको हम गर्म करके पहले उसको पिघलाएंगे। जब वो पिघल जाएगा फिर हम उसमें ये जो चूर्ण द्रव्य है इसको उसमें छोड़ेंगे या छिड़केंगे, तो इसी को आवाप कहते हैं। और आवाप का पर्याय क्या क्या है? एक है प्रतिवाप और दूसरा आच्छादन। दूसरा जो टॉपिक है वो है निर्वाप। किसी धातु, उपधातु अथवा रस उपरस आदि को तीव्र अग्नि में तपाकर उसे जल, स्वरस, क्वाथ, दुग्ध, तेल, गौमूत्र, घृत आदि द्रव्यों में बुझाने की क्रिया को निर्वाप कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बुझाने की जो क्रिया है। कोई भी लिक्विड रहेगा उसमें हम कोई भी धातु, उपधातु या रस उपरस, चाहे अभ्रक हो, चाहे लोहा हो, चाहे स्वर्ण हो, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, तीव्र अग्नि में हम पहले उसको तपाएंगे। जब वो तप के पूरा लाल हो जाएगा फिर हम उसको जल, स्वरस, कोई भी जो भी निर्दिष्ट द्रव है उसमें हम उसको बुझाएंगे, उसको डालेंगे। इसी प्रक्रिया को निर्वाप कहते हैं। इसका पर्याय है निषेक, स्नपन। देखिए एनिमेशन में हमने क्या किया है, सबसे पहले ये धातु को हमने अग्नि में तपाया, तपाने के बाद फिर हम उसको कोई भी एक लिक्विड जो है उसमें हम उसको बुझा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को निर्वाप कहते हैं। ढालन, ढालन का अर्थ है किसी भी धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनमें से कोई भी हम लेकर सबसे पहले मूसा में लेंगे और उसको तीव्र अग्नि में उसको पहले पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद उसे किसी भी द्रव जैसे जल, स्वरस, क्वाथ, दुग्ध, तेल, गौमूत्र, घृत आदि में ढाल देने की प्रक्रिया को ढालन कहते हैं। देखिए इसके पहले जो हमने देखा था उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको ढाल नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो तप्त हो जाएगा, जब वो लाल हो जाएगा तब हम उसको बुझा रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी में या द्रव में हम कब डालेंगे, जब वो धातु पूरी तरह से पिघल जाएगा। देखिए ये हमने पहले अग्नि में धातु को पिघलाया, पिघलाने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, इस धातु को ये पिघली हुई अवस्था में हमने उसको कोई भी जो भी द्रव बताया गया है उस द्रव में हम डाल के उसको बुझा रहे हैं। लेकिन ये चूंकि लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में इस मेटल को हम यूज कर रहे हैं, इसी वजह से इसको ढालन कहा गया है। अगला है भावना। भावना का अर्थ है किसी भी औषध चूर्ण, चाहे वो धातु की भस्म हो या फिर उपधातु हो, रस हो, उपरस हो। सबसे पहले तो हम उसको शोधन करके उसका सब पहले हमने भस्म बनाया, वो चूर्ण रूप में रहेगा। उसको जो भी निर्दिष्ट द्रव है, चाहे तो जल बताया गया हो या फिर किसी भी औषधि का स्वरस बताया हो या उसका क्वाथ बताया हो, है ना, या फिर फांट। फांट का मतलब होता है, जैसे क्वाथ में हम क्या कर रहे हैं कि पानी के साथ में उस औषधि के यौकुट को हम उबालते हैं, लेकिन फांट में हम क्या करते हैं, उबला हुआ पानी, गर्म पानी में हम औषधि चूर्ण को हम डालेंगे और उसके बाद फिर हमको उबालना नहीं है, वो सिर्फ हम डालेंगे, थोड़ा देर तक उसको ढक्कन ढक के रख देंगे और उसके बाद फिर छान के उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको फांट कहते हैं। और या तो फिर दूध हो या फिर तेल, घी, इनमें से कोई भी हमको एक लिक्विड लेना है या फिर दो लेना है, जो भी बताया गया हो, तो सबसे पहले हम धातु भस्म में लेंगे खरल में, उसके बाद फिर हम लिक्विड डालेंगे और लिक्विड डालने के बाद फिर हम खरल में उनको मर्दन करेंगे। और मर्दन तब तक करेंगे जब तक कि वो सूख ना जाए। अगर जैसे एक बार भावना देने बताया गया है तो हम सिर्फ एक बार पूरा सुखा के फिर उसको रख लेंगे, और अगर 7 भावना बताई गई है
तो हम बार बार सुखाने से पहले, मतलब जब वो सूखने वाला रहेगा उसके पहले की जो उसकी अवस्था रहेगी, पेस्ट की तरह जब वो बन जाता है, तब फिर हम उसमें वो भावना द्रव डालेंगे और उसके बाद फिर मर्दन करेंगे, वो एक भावना हो गई। दोबारा फिर करेंगे, दो भावना हो गई। इसी तरीके से हम बार बार भावना द्रव डाल डाल के उसको मर्दन करेंगे, सुखाएंगे, फिर मर्दन करेंगे, सुखाएंगे। इस तरीके से उसकी उतनी आवृत्ति हो जाएगी, वो उतना उसका भावना कहलाता है। ये आप देखिए, सबसे पहले हमने खरल में धातु भस्म ले लिया, उसके बाद फिर हमने भावना द्रव उसमें डाला, और भावना द्रव डालने के बाद फिर हम उसको मर्दन करेंगे। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि भावना द्रव जो है वो कितनी प्रमाण में लेना है। किसी किसी में तो जो भी औषधि योग होगा उसमें बताया जाएगा कि इतने प्रमाण में लेना है, और जिसमें नहीं बताया है उसमें क्या करना है कि जो भी चूर्ण होगा, जैसे सपोज मान लो ये चूर्ण है ना, तो इस चूर्ण के पहले हमको जितनी उसकी मात्रा होगी उस चूर्ण की, तो लिक्विड हम उसमें उतना डालेंगे, भावना द्रव उतना डालेंगे जितना में वो पूरी तरह से डूब जाए। अगला है जारण। पारद में स्वर्ण आदि धातुओं को मिलाकर जीर्ण करा देने की क्रिया को जारण कहते हैं। जीर्ण किए हुए द्रव्यों को छानने, पातन करने, गलाने आदि किसी भी क्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। ये इसका जो है ये समझिए कि उसकी प्रॉपर्टी है। जब जारण हम कर देते हैं उसके बाद हम उसमें से पारद में जिस भी धातु को हमने जीर्ण करा दिया है उसको हम चाहे कोई भी प्रक्रिया करें उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। यही जारण कहलाता है। और जारण के जो पर्याय हैं वो क्या क्या पर्याय हैं? जारणा, चारण और चारणा। ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो जारण के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब इसको एक बार आप और समझ लीजिए। जैसे हमने पारद ले लिया, इसमें क्या करना है कि कोई भी धातु जब भी हम प्रोसेस कर रहे हैं ना तो वो शुद्ध ही लेना है। सबसे पहले उनका शोधन करना है। जैसे अब ये पारद है तो पारद को पूरा अष्ट संस्कार करते हैं, उसके बाद फिर उसको भुभुचित करते हैं, उसके बाद ही उसमें जारण किया जाता है। भुभुचित करने का मतलब होता है पारद को कुछ भी हम उसको ग्रास दे रहे हैं, उस ग्रास को पचाने लायक हो, उसकी अग्नि तेज हो, उसको हम इसीलिए भुभुचित कहते हैं। जब भुभुचित पारद हम जब लेंगे, उस भुभुचित पारद में सबसे पहले कोई भी धातु, चाहे स्वर्ण हो, अभ्रक हो, जैसे स्वर्ण जारण करते हैं, अभ्रक की जारणा करते हैं। अभ्रक की जारण करने से पारद जो है वो अग्नि स्थायी बनता है। अग्नि स्थायी का मतलब होता है कि वो अग्नि में बहुत समय तक, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी वो उड़ता नहीं है। वैसे तो भी पारद बहुत वोलेटाइल होता है, थोड़ा सा भी हीट ज्यादा होगा तो पारद गायब हो जाएगा, है ना। तो हम जब भी हम कोई भी चीज की हम जारणा दे रहे हैं तो उसके गुण को हम पारद में डाल रहे हैं, वो पारद की गुणवत्ता और बढ़ती है। तो ये पारद के संस्कार में ही आता है जारण कर्म। पारद हमने लिया, उसमें हम स्वर्ण आदि धातुओं को जब हम मिला रहे हैं, उसमें मिलाने के बाद क्या होगा कि वो पूरी तरह से उसमें मिल जाएगा, उसको फिर अलग नहीं किया जा सकता। वही जारण कहलाता है। देखिए इसमें देखिए हमने स्वर्ण के ये जो है ये वर्क लिया है और बीच में ही उसके पारद है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये अपने आप ही स्वर्ण पत्र जो है उसमें अपने आप ही वो गायब होते जाता है। लेकिन वो गायब नहीं हो रहा, दरअसल पारद जो है वो उसको अवशोषित करते जाता है। पारद में एक प्रॉपर्टी होती है, वो कोई भी मेटल होता है उसको वो अपने अंदर समा लेता है। और मॉडर्न साइंस में अगर हम देखें, मॉडर्न केमिस्ट्री में, तो वो अमलगम का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि हम इसमें सब शुद्ध ले रहे हैं ना, और शुद्ध लेने के की वजह से क्या हो रहा है कि ये इसमें औषधि गुण का संचार हो रहा है और पारद जो है वो संस्कारित हो रहा है। ये देखिए ये धीरे धीरे सारा जो है ये पारद के अंदर ये पूरा वर्क स्वर्ण का उसमें जीर्ण हो जा रहा है। अगला है मूर्छन। निर्दिष्ट द्रव्यों के साथ पारद को निर्दिष्ट समय तक मर्दन करने की क्रिया को मूर्छन संस्कार कहते हैं। इससे पारद के मल, बन्ही और विष दोष दूर होते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, सबसे पहले हमको पारद लेना है एक खरल में, उसके बाद फिर उस पारद में जो भी निर्दिष्ट द्रव्य बताए गए हैं और उसको मूर्छन करने के लिए, चाहे वो त्रिफला का क्वाथ हो, चाहे कोई भी औषधि का स्वरस हो ना, वो हम पारद में डालेंगे
और डालने के बाद फिर जितने समय तक, निर्दिष्ट समय का मतलब है कि उस प्रोसेस में जितना समय बताया गया है, 1 प्रहर बताया है या 3 प्रहर बताए गए हैं, उतने समय तक हमको खरल करना है उस द्रव के साथ में पारद को। तो इससे क्या होता है कि पारद के जो दोष होते हैं, मल दोष, बन्ही दोष और विष दोष, ये दूर हो जाते हैं और इसी को पारद के मूर्छन संस्कार, ये अष्ट संस्कार में आता है। अगला है शोधन कर्म। शोधन कर्म का अर्थ है विभिन्न द्रव्यों, चाहे वो धातु हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो उपरस हो ना, चाहे वो सुधा वर्ग के कोई भी द्रव हो, तो उन द्रव्यों के दोषों को दूर करने के लिए और उसको सेवन योग्य बनाने के लिए निर्दिष्ट द्रव्यों के साथ हम क्या करेंगे, स्वेदन, मर्दन, प्रक्षालन, गालन, आवाप, निर्वाप, भावना, भर्जन, इनमें से जो भी प्रक्रिया हमें निर्दिष्ट की गई होगी उस विधि में, उसकी मदद से हम उस द्रव्य को दोष मुक्त कर रहे हैं। दोष मुक्त करने से क्या होगा, वो सेवन योग्य हो जाएगा। ज्यादातर जितने भी द्रव्य होते हैं वो प्राकृतिक रूप में सेवन योग्य नहीं होते हैं। औषधि प्रयोग के लिए उसको हम इंटरनल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें बहुत सारे विष रहते हैं, क्योंकि वो खनिज रूप में होता है, उसमें कोई भी मेटल जो है वो उसमें मिश्रित अवस्था में होगा, तो हमको उसको सबसे पहले शुद्ध करना जरूरी है। तो किसी भी अशुद्ध पदार्थ को हम दोष मुक्त कर रहे हैं। जो भी प्रक्रिया हमें बताई गई है, चाहे स्वेदन हो, मर्दन हो, प्रक्षालन हो, इनमें से जो भी प्रक्रिया बताई गई हो या फिर जिन द्रव्यों के साथ बताई गई हो, उनको हम जो क्रिया के द्वारा दोष मुक्त कर रहे हैं उसी को शोधन कर्म कहते हैं। देखिए इसमें हमने अशुद्ध गंधक लिया, अशुद्ध गंधक को हम शोधन कर लेंगे, इसकी शोधन प्रक्रिया एक अलग एक टॉपिक है, उसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। और फिर आप देखिए कि एक जो शुद्ध गंधक है उसका रंग भी बदल जाता है, उसकी महक भी बदल जाती है और वो लघु भी हो जाता है, सेवन योग्य हो जाता है। अब अगला टॉपिक है मारण कर्म। मारण का अर्थ है शोधित द्रव्य जैसे ताम्र, लोह, रत्न आदि। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मारण करने से पहले शोधन करना बहुत जरूरी है। तो हमको क्या करना है, शोधित द्रव्य लेना है, उसको निर्दिष्ट द्रव्यों के साथ मर्दन करना है। निर्दिष्ट द्रव्य चाहे क्वाथ बताया गया हो या स्वरस बताया गया हो या कोई चूर्ण बताया गया हो, उसके साथ हम मर्दन करेंगे खरल में और फिर उसको पिष्टी बनाएंगे। पिष्टी से फिर चक्रिका बनाकर हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद फिर निर्दिष्ट पुट, मतलब हमें उस शोधित द्रव्य के लिए जो भी पुट बताया गया हो, चाहे गज पुट हो, चाहे कपोट पुट हो, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो ताम्र है या लौह है ना, तो उसको भस्म बनाने के लिए हमको ज्यादा मात्रा में अग्नि देनी होती है, तो हम उसमें महापुट का इस्तेमाल करेंगे या फिर गज पुट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमको स्वर्ण भस्म बनाना है तो हम कपोत पुट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें अग्नि कम चाहिए होती है, कम समय के लिए वो होता है। तो निर्दिष्ट पुट में रख कर भस्म बनाना ये मारण कर्म कहलाता है। तो कोई भी द्रव्य हो उसको सबसे पहले हमने शोधन किया, शोधन करने के बाद फिर जो भी द्रव्य बताए गए हैं उसके साथ हमने मर्दन किया, मर्दन करके पिष्टी बनाया, पिष्टी बनाकर फिर हम चक्रिका बनाकर उसको सुखा लिए। उसके बाद फिर मूसा में रखकर, सराव में रखकर हमने उसको कपड़ मिट्टी करके उसको फिर सुखा लिया और फिर पुट में रखकर जितने भी उपले बताए गए हैं उस उपले में रखकर उसको हम भस्म बना रहे हैं। इसी प्रक्रिया को मारण कहते हैं और मारण का पर्याय है भस्मीकरण। देखिए ये हमने शोधन करने के बाद ये पिष्टी बनाया, फिर पिष्टी बना के फिर हमने चक्रिका भी बना लिया है और चक्रिका फिर ये जो बन जाती है, चक्रिका के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हमने पुट दे दिया। ये उपलों से हम पुट दे रहे हैं। आजकल ब्लास्ट फर्नेस का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल जो मेथड है वो यही है कि हमको गोबर के उपले लेने हैं और उससे पुट देना है और फिर ये हमको भस्म मिल गया। भस्म बनाने की प्रक्रिया को ही मारण कहते हैं। अगला टॉपिक है अमृतीकरण। अमृतीकरण का देखिए जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है अमृत में परिणीत करना या अमृत के समान गुणवान बनाना या भस्मों में अमृत समान गुण की कामना करना। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई भी धातु की भस्म बना रहे हैं, भस्म बनाने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ दोष फिर भी रह जाते हैं
उस दोष को हमको जो दूर करने की प्रक्रिया बताई गई है उसी को अमृतीकरण कहते हैं। धातुओं के शोधन मारण के पश्चात अर्थात भस्म बनाने के पश्चात भी उसमें बचे हुए दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहा जाता है। इससे क्या है होता है, भस्म से विषाक्त गुणों को दूर करना। जो भस्म होते हैं उससे उसके विषाक्त गुण जो है वो दूर हो जाते हैं। और अमृतीकरण ज्यादातर जो कठिन धातु होती हैं उनका किया जाता है, जैसे अभ्रक, स्वर्णमाक्षिक, ताम्र। ताम्र का इसलिए किया जाता है क्योंकि बार बार पुट देने के बावजूद भी, ताम्र भस्म बनाने के बावजूद भी उसमें जो दोष होता है, वामक जो दोष होता है, मीन्स ताम्र भस्म सेवन करने के बाद उल्टियां होने लग जाती हैं, तो वो जो है वो नहीं दूर हो पाता है। तो इसीलिए हम ताम्र भस्म का अमृतीकरण करते हैं, जिससे कि वो इसका जो दोष है वो खत्म हो जाए। लौह के भस्म का जो है वो अमृतीकरण किया जाता है। अगला टॉपिक है लोहितीकरण। लोहितीकरण का अर्थ है भस्म निर्माण एवं अमृतीकरण के पश्चात। हमने पहले भस्म बनाया, फिर अमृतीकरण किया, उसके पश्चात क्या होता क्या है कि अक्सर भस्म का उत्तम रक्त वर्ण या लोहित वर्ण प्राप्त नहीं हो पाता है। मीन्स जब भी हम भस्म बना रहे हैं, भस्म बनाने के बाद क्या होता है कि उसका वर्ण तो अच्छा भस्म बनाने के बाद मिल जाता है, लेकिन फिर जब हम अमृतीकरण करते हैं, अमृतीकरण ज्यादातर त्रिफला के क्वाथ से किया जाता है, तो उससे उस भस्म का जो वर्ण है वो क्या होता है, श्याम वर्ण का, काला रंग का पड़ जाता है ना। तो उससे फिर ये संदेह होता है कि वास्तव में ये भस्म सही बनी है या नहीं बनी है। तो उस संदेह को दूर करने के लिए हम लोहितीकरण करते हैं। मतलब कि जब वो काला वर्ण हो जाता है उसके बाद फिर हम एक क्रिया के द्वारा उसको और फिर संस्कार करते हैं और उससे फिर अच्छे लाल रंग जो है उसमें वो परिवर्तित हो जाता है। इसी को लोहितीकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, भस्म निर्माण एवं अमृतीकरण के पश्चात अक्सर भस्म का उत्तम रक्त वर्ण लोहित वर्ण प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे फिर से एक क्रिया द्वारा संस्कारित कर उत्तम लोहित वर्ण में परिवर्तित करना ही लोहितीकरण कहलाता है। लोहितीकरण ज्यादातर जो हम करते हैं लौह भस्म का, अभ्रक भस्म का और स्वर्णमाक्षिक भस्म का, इसका ही लोहितीकरण किया जाता है। क्योंकि ताम्र भस्म तो वैसे ही काले रंग की बनती है, तो उसको लोहितीकरण करने की जरूरत नहीं है। लौह भस्म जो है ये उत्तम लाल वर्ण की बनती है, अभ्रक भस्म लाल वर्ण की बनती है, और फिर स्वर्णमाक्षिक भस्म है वो रक्त वर्ण की बनती है, लोहित वर्ण की बनती है। लेकिन जब हम इनका अमृतीकरण कर रहे हैं तो फिर वो काले रंग की हो जाती है ना। तो फिर वापस हम उसमें अच्छे लाल रंग लाने के लिए फिर लोहितीकरण का प्रयोग करते हैं। मृत लौह। मृत लौह जो है वो दरअसल सम्यक धातु भस्म, मतलब कि जो भस्म हम बनाना चाह रहे हैं वो अच्छी तरीके से बनी है या नहीं बनी है, उसके परीक्षण की एक विधि है। और मृत लौह को हम रेखापूर्ण भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो विधि है वो रेखापूर्ण है। धातु की भस्म को अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली से रगड़ने से यदि वह धातु की भस्म अंगुलियों की सूक्ष्म रेखाओं में घुस जाए एवं पोंछने पर भी उसके सूक्ष्म अंश रेखाओं में रह जाएं, तब उस भस्म को मृत लौह की संज्ञा दी जाती है। ये सम्यक धातु भस्म परीक्षा की एक विधि है, और जो भी भस्म रेखापूर्ण होती है उसी को मृत लौह भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृत लौह मतलब रेखापूर्ण होने से क्या उसका वो है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने सपोज लोहे के भस्म बनाया और अगर वो रेखापूर्ण हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो इतने माइन्यूट हो चुके हैं, इतने सूक्ष्म रूप में आ चुके हैं, इतने लघु हो गए हैं कि वो हमारी रेखाओं में आ जाते हैं। तो ये उस टाइम पर भस्मों की परीक्षण की एक विधि होती थी। अगला टॉपिक है सत्वपातन। सत्व का मतलब होता है सार। कोई भी धातु का जो सार होता है उसको सत्व कहा जाता है, और सत्वपातन का मतलब है धातु सार प्राप्त करने की विधि। सत्वपातन एक प्रोसेस है। किसी भी धातु या उसके खनिज से उत्तम भस्म निर्माणार्थ उस धातु का सत्व या सार निकालने की क्रिया सत्वपातन कहलाती है।
जैसे कि हम ज्यादातर जो निकालते हैं वो अभ्रक का सत्व निकालते हैं, तो अभ्रक सत्वोपातन विधि होती है। दरअसल सत्व इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जैसे हमने अभ्रक लिया, अभ्रक में क्या होता है कि उसके साथ में और भी चीजें मिली हुई रहती हैं, है ना। तो हमको सार रूप में अगर हम ले रहे हैं और उसकी भस्म बना रहे हैं, फिर उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, उसकी पोटेंसी बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम सबसे पहले सत्व बना रहे हैं, सत्व बनाने के बाद फिर उसका भस्म बनाते हैं। ये इसमें देखिए एक आपको समझाने के लिए एक ब्लास्ट फर्नेस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर से शोधित धातु जो है, क्योंकि सार भी हम बना रहे हैं तो भी हमको सबसे पहले उस जो भी हम धातु ले रहे हैं उसका शोधन करना है। वो शोधन हम करने के बाद ही हमको ब्लास्ट फर्नेस में लेना है। ब्लास्ट फर्नेस में हमने ये डाला, उसके बाद फिर ये वाला जो एरिया है इससे हॉट एयर जो है वो दी जाती है, बहुत तेज गर्म होती है, इतनी गर्म होती है कि वो जो धातु है वो पिघल जाता है। और पिघलने के बाद फिर जो है इस पार्ट से जो है जो स्लैग है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो सत्व जो है वो यहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं और फिर इस सत्व को हम भस्म बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए पहले क्या हो, ये तो ब्लास्ट फर्नेस हो गया। पहले क्या होता था कि जो भी धातु का हमको सत्व निकालना है उसको ऐसे ही मोसा में रखकर तीव्र अग्नि में जो है वो दहन करते थे और उसके बाद फिर जब वो पिघल जाता था तो फिर उसको किसी भी द्रव में ढाल लेते थे और जो प्राप्त होता था वो उसका सत्व कहलाता था। मतलब जो सार रूप जो है ना वो बचता था और बाकी सब जो है वो तो इतना तेज ये अग्नि रहती है कि वो उसी में जल के नष्ट हो जाता था और वो गायब हो जाता था। सिर्फ सार रूप जो है वो हमको मिलता था। अगला जो टॉपिक है वो है द्रुति। विशिष्ट औषधियों के संयोग एवं तीव्र अग्नि से जब कोई धातु अथवा खनिज अपनी ठोस अवस्था को त्याग कर द्रवीभूत हो जाए एवं सामान्य तापमान पर भी द्रव रूप में बना रहे, तब उस अवस्था को उस पदार्थ की द्रुति कहा जाता है। ये द्रुति की परिभाषा स्पष्ट है। हमने कोई एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ को हम तीव्र अग्नि में और कुछ औषधियों के साथ मिलाकर उसको हमने गरम किया, इतना गरम किया कि वो अपनी जो वास्तविक उसकी अवस्था है, ठोस अवस्था, वो उसको छोड़कर द्रव अवस्था में हो जाता है, मतलब कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और फिर जब हम उसको ठंडा कर रहे हैं सामान्य टेम्परेचर में जब वो आ जा रहा है, उसके बाद भी वो लिक्विड स्टेट में ही बना रहा है, वो द्रव रूप में ही बना रहा है, उसको हम द्रुति कहते हैं, उस पदार्थ की द्रुति कहते हैं। जैसे कि गंधक द्रुति, तो हमने गंधक जो है वो तो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जब हम सरसों के तेल और फिर त्रिकटु चूर्ण के साथ में उसको प्रोसेस करते हैं, उसको जब हम द्रुति उसकी जब हम बनाते हैं, तो वो जो गंधक है या गंधक की जो द्रुति है वो लिक्विड स्टेट में रहेगी और वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो लिक्विड ही रहेगा, वो वापस फिर वो सॉलिड नहीं होगा। द्रुति के लक्षण निलेपत्व, मतलब कि जो भी पात्र में हम ले रहे हैं उस द्रुति को, वो उसमें चिपकता नहीं है, वो उसमें रहेगा नहीं, उसमें लगेगा नहीं। द्रुतत्व, हर समय द्रव रूप में ही रहना। तेजस्व, मतलब चमकदार होना। लघुता, मूल पदार्थ, मतलब कि जैसे हमने शुरू में जो गंधक लिया सॉलिड स्टेट वाला, जब उसकी द्रुति बन जाती है, लिक्विड स्टेट में हो जाती है, तो वो पहले वाली जो अवस्था है सॉलिड स्टेट में जो उसका वजन होगा उससे लिक्विड स्टेट वाले का जो वजन है वो कम होगा। उतनी ही मात्रा जो है वो पूरी वो कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसका जो वजन है वो कम होता है, हल्का होता है, वो लघु होता है। लघु का जो अर्थ है वो वजन से भी लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम पचने के हिसाब से देखें तो भी जो गुरु का अर्थ है वो देर से पचता है और लघु का अर्थ है जल्दी पचता है। तो द्रुति रूप में अगर हम कोई भी औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो वो क्या है कि लघु होता है, शीघ्र पाकी होता है। अगला जो लक्षण है द्रुति का वो है असंयोगश्च सूतेन। देखिए इसमें दो पार्ट भेद बताए गए हैं, एक तो असंयोगश्च सूतेन बताया है और दूसरा संयोगश्च सूतेन बताया है। तो असंयोगश्च सूतेन का अर्थ है पारद में पूर्णतया नहीं मिलने वाला।
होता क्या है कि जैसे हमने द्रुति बनाई, ये पारद के संस्कार में इसका इस्तेमाल होता है द्रुति का। हमने द्रुति बनाई, द्रुति बनाने के बाद हम पारद में जब हम उसको मिक्स करेंगे तो पूर्णतया वो मिक्स नहीं होगा, ये उसका जो है अर्थ वो है। और दूसरा जो है पाठ भेद इसी का, संयोगस्य सूतेन मतलब पारद में शीघ्र मिल जाने वाला। मेरे हिसाब से ये जो है संयोगस्य सूतेन मतलब कि पारद में शीघ्र मिलने वाला, ये ही इसका लक्षण होगा। क्योंकि जब हम पारद में संस्कार कर रहे हैं तो द्रुति बनाने के बाद अगर वो पारद में अच्छी तरह से मिल रहा है तभी तो वो अपने पूरे गुण उसमें पारद में दे पा रहा है ना। तो ये वाला जो है ये सही होना चाहिए। ये देखिए हमने शुद्ध गंधक लिया, फिर ये हमने उसकी द्रुति बनाई, तो ये जो लिक्विड वाला जो पार्ट है ये गंधक की द्रुति है। ये तो सॉलिड गंधक हो गया और द्रुति बनाने के बाद ये इस तरीके से हो जाता है। द्रुति के भेद, द्रुति को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, प्रयोग भेद से, निर्माण विधि भेद से और पदार्थ भेद से। तो प्रयोग भेद से क्या क्या है, मतलब किस किस चीज के लिए इसका हमको इस्तेमाल करना है, उससे भी इसका वर्गीकरण किया है। पारद कर्म हेतु, पारद सिद्धि हेतु, मतलब पारद को संस्कार हम करके उसके गुण को और बढ़ाने के लिए हम द्रुति का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा चिकित्सा कर्म के लिए, जैसे कि गंधक की जो द्रुति है वो हम चिकित्सा कर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको लोकल एप्लीकेशन के लिए, जितनी भी स्किन डिजीजेस होते हैं ज़्यादातर उसमें हम गंधक द्रुति का इस्तेमाल करते हैं। और जो अभ्रक की द्रुति बनाकर अभ्रक को हम पिघलाकर पारद में जीर्ण करते हैं तो वो पारद सिद्धि हेतु हो जाता है। दूसरा है निर्माण विधि भेद से, इस बनाने के जो तरीके होते हैं द्रुति के, उसके आधार पर 2 प्रकार होते हैं द्रुति के, गर्भ द्रुति और बाह्य द्रुति। गर्भ द्रुति का मतलब है ग्रास द्रव्य को पारद में डालकर द्रुति किया जाता है, मतलब कि हमको जिसका भी द्रुति बनाना है उसको हम पारद के साथ में ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम तीव्र अग्नि में देकर उसको द्रुति में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया गर्भ द्रुति, क्योंकि पारद के बीच में ही रखकर हम द्रुति बना रहे हैं। और बाह्य द्रुति होता है, उसमें क्या करते हैं हम, जो ग्रास द्रव्य है, ग्रास द्रव्य का अर्थ ये है कि हम इसी को पारद को जीर्ण करवाते हैं, इसी से पारद में हम जारना करते हैं, इसीलिए उसको ग्रास द्रव्य कहते हैं, क्योंकि वो पारद उसको खाता है, ये सामान्य भाषा में कहते हैं, तो वो पारद का ग्रास कहलाता है इसीलिए। तो ये जो ग्रास द्रव्य को पारद से पृथक द्रुति करने के बाद पारस में ग्रास दिया जाता है, जारण किया जाता है। जैसे कि हमने सबसे पहले जो अभ्रक है उसको हमने द्रुति बना लिया अलग से, द्रुति बनने के बाद जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा उसके बाद फिर हम उसको पारद में अगर मिलाते हैं तो वो बाह्य द्रुति कहलाता है। और अगर हम पारद के साथ में ही उसको रखने के बाद, मीन्स जब वो सॉलिड रहेगा उसी समय ही हम, जैसे अभ्रक का सत्व जो रहेगा उस सत्व को हमने पारद में डाला और उसके बाद फिर अगर हम उसको तीव्र अग्नि देकर द्रुति बना रहे हैं तो वो गर्भ द्रुति कहलाता है। पदार्थ भेद से मतलब जिसकी जिसकी द्रुति बनाई जाती है उसके हिसाब से भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे लौह द्रुति मीन्स लोहे की अगर हम द्रुति बना रहे हैं या किसी धातु की द्रुति बना रहे हैं, रत्न द्रुति, रत्न में माणिक्य और ये सब की भी द्रुति बनाई जाती है, गंधक द्रुति और अभ्रक द्रुति, ये 4 इसके टाइप्स हो गए। अगला टॉपिक है अपुनर्भव। किसी धातु भस्म को मित्र पंचक, गुड़, गुंजा, टंकण, मधु और घी, ये देखिए गुड़, गुंजा, टंकण, मधु और घी, इनके साथ मिलाकर जब हम दमन करेंगे उस धातु भस्म को, इस मित्र पंचक के साथ मिक्स करना है। उसके बाद फिर हम मूसा में रखकर उसको तीव्र अग्नि में अगर हम दमन कर रहे हैं और दमन करने के उपरांत यदि उस भस्म में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात वह अपने मूल धातु रूप में परिवर्तित ना हो, तो उसे अपुनर्भव भस्म कहते हैं। यह उत्तम भस्म का एक प्रमुख लक्षण है। ये भस्म परीक्षा की एक विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भस्म सही से बना है या नहीं बना है। अगर भस्म सही से बना है तो उस भस्म को मित्र पंचक के साथ मिक्स करने के बाद अगर हम पुट दे रहे हैं, तीव्र अग्नि दे रहे हैं, तो वो वापस उसमें अपने मूल धातु में वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए अगर वो सही तरीके से भस्म बना है तो। और मित्र पंचक क्योंकि वर्ड आया है तो एक और
परिभाषा में आता है द्रावक गण। तो द्रावक गण जो होता है वो क्या है, ये जो मित्र पंचक के जो 5 चीजें हैं, इसमें अगर हम गुगलू मिला देते हैं तो ये क्षय हो जाते हैं, और यही क्षय को द्रावक गण कहा गया है। मित्र पंचक प्लस गुगलू ये द्रावक गण कहलाते हैं। द्रावक गण का मतलब ही ये होता है कि वो जैसे कोई भी भस्म हमने बना लिया है ना, भस्म के बनाने के बाद फिर जब हम उसकी परीक्षा कर रहे हैं, उसको द्रावक करने का मतलब होता है वो फिर से उसको लिक्विड करना है ना। तो जब हम तीव्र अग्नि में देते हैं तो वो अगर उसमें मेटालिक पार्ट अगर रहेगा तो वो फिर से लिक्विड हो जाएगा, लेकिन अगर वो सही भस्म बना है तो वापस वो अपने मूल रूप में नहीं जाता है। निरुत्थ, किसी धातु भस्म को रजत, यहां पर हमको चांदी लेना है, इसके पहले हमने क्या लिया था, मित्र पंचक। निरुत्थ का जो ये भी एक लक्षण है उत्तम भस्म की, और भस्म सही तरीके से बना है या नहीं बना है इसके ये परीक्षण करने की एक विधि है। किसी धातु भस्म को रजत के साथ मिलाकर दमन करने के उपरांत यदि उस धातु भस्म का कोई भी अंश रजत में ना मिले, अर्थात रजत का वजन ना बढ़े, मतलब जितना रजत हमने लिया है, जितनी चांदी हमने ली है उस भस्म के साथ, ये दमन करने के बाद अगर उस रजत का, उस चांदी का वजन नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब ये समझिए कि जितना हमने भस्म लिया है उसमें से कोई भी क्वांटिटी, कोई भी अंश जो है वो पिघल के चांदी के साथ नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, वो भस्म अच्छे से बनी है, इसी को निरुत्त भस्म कहते हैं। अपुनर्भाव और निरुत्त, ये दो में अक्सर कंफ्यूजन होता है, दोनों लगभग एक जैसा ही है। अपुनर्भाव में जो निर्दिष्ट किया गया है वो है मित्र पंचक, मित्र पंचक के साथ में हमको टेस्ट करना है, और निरुत्त जो है वो रजत के साथ में हमको टेस्टिंग करनी है कि भस्म जो है वो सही तरीके से बना है या नहीं है। देखिए ये रस रत्न समुच्चय में जो बताया गया है उसी से ही हमने ये परिभाषा लिया है, और अपुनर्भाव और निरुत्त लगभग ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाचक की तरह ही है। अगला है रेखापूर्ण, जो हमने मृत लौह देखा था वही रेखापूर्ण है, ये भी उत्तम भस्म का एक प्रमुख लक्षण है। किसी धातु भस्म को तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ से उठाकर रगड़ा जाए और वह भस्म उंगलियों की रेखा में भर जाए, और जब हम उसको साफ भी करेंगे कपड़े से, हाथ को हमने उंगलियों को साफ कर लिया, उसके बाद भी अगर उस भस्म के अंश हमारी रेखाओं में अगर रहेंगे तो उसको रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। अगली जो भस्म परीक्षण की विधि है वो वारी तर है। वारी का मतलब होता है पानी, तर का मतलब होता है तैरना। पानी में अगर कोई भस्म तैर रही है, बनाने के बाद हम एक गिलास में हमने पानी लिया और उस पानी में हम भस्म थोड़ी मात्रा में हम अगर डालते हैं तो वो भस्म क्या है कि उस पानी के ऊपर में ही तैरती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि वो भस्म अच्छी तरीके से बनी है, वो इतनी लघु है कि वो पानी में भी नहीं डूब रही। ऐसे तो अगर आप जैसे लोहे की भस्म बनाए ना, और लोहे का चूर्ण लिए, लोहे का चूर्ण आप डालेंगे पानी में तो वो डूब जाएगी, लेकिन लोहे की जो भस्म होगी वो इतनी सूक्ष्म रूप में हो जाती है, इतनी लघु हो जाती है कि वो पानी में तैरती है और वो सेवन योग्य होती है। धातुओं की भस्म को अंगुष्ठ और तर्जनी, जो हमारे इंडेक्स फिंगर होता है वो, उससे दबाकर जल में डालने पर यदि वह जल में तैरती रहे तो उस भस्म को वारितर भस्म कहते हैं। ये देखिए इसमें हमने क्या किया है कि फोटो में हमने जो समझाया है, ये हमने कांच का गिलास लिया, उसमें हमने पानी डाला है और फिर ये अभ्रक भस्म हमने इसमें लिया है, और अभ्रक भस्म के ऊपर हमने ये गेहूं के कुछ दाने ऊपर डाले हैं और वो गेहूं के दाने भी नहीं डूब रहे हैं। ऐसे आप पानी में डाल के देखिए गेहूं के दाने, वो तुरंत डूब जाएंगे, और लोहे की चूर्ण या अभ्रक का चूर्ण आप पानी में डालेंगे वो डूब जाएगा, लेकिन अभ्रक भस्म जो है वो डूब नहीं रहा है और उसके ऊपर जो गेहूं के दाने हैं वो भी नहीं डूब रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शीघ्र ही मैं उसका जो हल है वो आपको दूंगा, और हम इसी सीरीज में आगे भी जो टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। वीडियोस बनाने में, चूँकि एनिमेटेड भी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ताकि वो आपको जल्दी से याद हो जाए।
तो इसी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, 2 वीडियो के बीच में थोड़ा गैप भी ज़्यादा हो जा रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपको यूट्यूब में एक फ्लैश की तरह आपको अलग से वो दिखे। सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिले, आपको ईमेल आ जाएगा कि हाँ हमारे चैनल से एक नया वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप उसको फिर तुरंत देख सकते हैं। बीएमएस के लिए और जो एमडी स्कॉलर्स हैं, एमएस आयुर्वेद के जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक्स भी हैं, हेल्थ टॉपिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो कि सबके लिए ज़रूरी है, वो भी हम अपलोड करेंगे। नमस्कार।